मैंने सुना है कि आप खुद को एक बिजनेस कैटलिस्ट कहते हो, और वो जो वर्ड है बिजनेस कैटलिस्ट, वो आपके लिए क्या मायने रखता है? अगर सिंपल भाषा में बोले तो हर एक राजा को एक वजीर की ज़रूरत होती है, वो काम करता हूँ। हर एक पर्सन को थिंकिंग ब्रेक लेना चाहिए, और कितने टाइम फ्रेम में लेना चाहिए कि आप रेट्रोस्पेक्ट करोगे, कहाँ गलत गए, कहाँ सही गए, क्या करना चाहिए था, या क्या बेहतर कर सकते थे, या क्या मिसिंग है। तो कभी कभी मैं अपने आप को भी डांटता हूँ, हे वत्सल, आज तुम्हारा मूड खराब है, पर आज तुमको स्टेज पे सेशन लेना है, तो तुम्हारा नाटक बंद करो, काम करो। ये एक डिसिप्लिन का पार्ट। तो जैसे कि आप सीईओ को कोचिंग देते हो, राइट? तो आपने ऐसी कौन सी एक चीज देखी उस कोचिंग के टाइम पे कि उनका उस चीज की वजह से उसका ग्रोथ रुक जाता है? एक टाइम के बाद हंगर खत्म हो जाती है कि अब सब ठीक है, मुझे सब समझ में आ गया है, रेवेन्यू इज गुड, आई एम मेकिंग इनफ प्रॉफिट, और आई डोंट वांट टू इनोवेट समथिंग न्यू, और डोंट वांट टू ट्राई समथिंग। एआई की वजह से सर्विस इंडस्ट्री में बहुत कुछ चेंज हो गया। एआई के पहले सर्विसेज क्या थी और एआई के बाद सर्विसेज क्या हो गई? सो एआई की वजह से काम में फर्क पड़ा है? आंसर इज 100% यस। और जो कंपनी ऐसा सोचती है कि ऑल इज वेल, ये नहीं करेंगे तो चल जाएगा, वो शायद गलत है। तो ऐसा कुछ एक लर्निंग जो आप अभी भी आपको याद है कि भाई नहीं, मेरे कैरियर में दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग जो मैंने सीखा है, और वो मैं सबको मेरे कोचिस में या सबको मैं सिखाता हूँ? सो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, लालच और डर को कंट्रोल करो। ये मेरी सबसे अच्छी लर्निंग बोल सकती है बिजनेस में। फ्यूचर में एआई से हमें जो आईटी सर्विस सेक्टर है उसमें क्या करना चाहिए, और कौन से मेजर 3-4 ट्रेंड है जो हमको उसको फॉलो करना चाहिए? Before we dive in on the session, please subscribe our channel so you can have the latest update, latest challenges and latest inspirational story which we publish on our channel. हर एक बिजनेस एक स्टेज पे आके रुक जाता है, उसमें मल्टीपल चैलेंजेस होती है। टीम को कैसे मोटिवेट रखना है, टीम को कैसे ग्रो करना है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, ये सब चैलेंजेस होती है। और हर एक क्वेश्चन होता है कि भाई अभी एआई का ट्रेंड चल रहा है, तो एआई को भी मैं कैसे इंप्लीमेंट करूँ अपने बिजनेस के अंदर। तो हर एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर होता है, हर एक क्वेश्चन के लिए एक प्रोसेसेस होती है, हर एक क्वेश्चन के लिए सिस्टम होती है। तो आज के हमारे जो गेस्ट है, जो प्रोसेसेस है, सिस्टम है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंप्लीमेंट करें, उसके कंपनी का ग्रोथ कैसे हो, लोगों का ग्रोथ कैसे हो, और प्रोसेसेस कौन से हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, उनके हर एक सवाल का जवाब देंगे। आज के हमारे जो गेस्ट है वत्सल शाह, सीईओ, फाउंडर एंड द कोच, एंड वी कैन ऑल्सो से टीचर, द फाउंडर ऑफ द प्रैग्मेटिक कंसल्टिंग। वत्सल भाई, इट्स ट्रूली प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। वत्सल भाई, कैसे हो आप? बढ़िया, एज यूजुअल। सो वत्सल भाई, हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो और किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करते हो? अगर सिंपल भाषा में बोले तो हर एक राजा को एक वजीर की ज़रूरत होती है, वो काम करता हूँ। और अगर लेमन टर्म में बात करें तो आईटी कंपनीज का टीचर हूँ। तो मैं आईटी कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट के साथ काम करता हूँ, उनके ग्रोथ के लिए उनको हेल्प करता हूँ हर एक डोमेन में, वेदर इट इज़ अ सेल्स, मार्केटिंग, डिलीवरी, सिलेक्टिंग अ प्लेटफॉर्म और ग्रोइंग अप इन रेवेन्यू और प्रॉफिट और वैल्यूएशन एंड मर्जर एंड एक्विजिशन। ये पूरे जर्नी में उनके साथ काम करता हूँ। ऐसे कई कंपनीज भी है कि जिनके साथ मैं सीईओज के साथ में बैठ के वर्कशॉप भी करता हूँ, जिसमें 15 से 20 सीईओ एक साथ में आके पढ़ाई करते हैं और फिर अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए मेहनत करते हैं। ग्रेट, आप जो काम कर रहे हो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम आगे और उसमें डीप डाइव करेंगे। वत्सल भाई, मैंने सुना है कि आप खुद को एक बिजनेस कैटलिस्ट कहते हो, और वो जो वर्ड है बिजनेस कैटलिस्ट, वो आपके लिए क्या मायने रखता है? कैटलिस्ट इज द ग्रोथ एजेंट इफ यू अंडरस्टैंड एग्रो बिजनेस। सो कैटलिस्ट को लेबल नहीं चाहिए, कैटलिस्ट को कुछ लीडरशिप रोल नहीं चाहिए, right. पर वो कहीं पे है जिसकी वजह से आसपास के लोगों का विकास होता है। तो मैं वही काम करता हूँ। एक्चुअल में मेरा काम ही वही है कि मैं जहाँ पे हूँ वो कंपनी ग्रो हो, तो इसलिए बिजनेस कैटलिस्ट वर्ड मेरे लिए मायने रखता है। पहले के ज़माने में इसको मैनेजमेंट कंसल्टेंट बोलते थे। तो सिंपल भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि wherever you work you help the organization to grow. Yes, that's your primary objective कि कंपनी एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचे, एक लेवल से दूसरे लेवल पे या फिर बेहतर बने। और आप ना एक वर्ड्स बहुत यूज करते हो, गुड इज गुड, बेटर इज पॉसिबल। तो ये जो फिलोसॉफी और ये आपके जो एक कहावत आप जो बोल रहे हो हर बार, राइट, उसको आपके जो कैरियर गाइडेंस है, आपने जो अभी तक बिल्ड किया है, उसको कैसे यूज करते हो, और वो मोटिवेशनल आपको ये वर्ड्स कहाँ से मिला? मैं हमेशा मानता हूँ कि लाइफ में जहाँ है वहाँ से एक स्टेप आगे जाना चाहिए।
बिकॉज लाइफ में हमारी उम्र भी जैसे बढ़ती है हम ग्रो करते हैं. हम्म We don't travel in past. We always grow as a person in maturity, in age, in our body. So what happens is कंपनी भी ऐसे है. तो कई लोग ऐसा भी होते हैं कि दूसरों के साथ कॉम्पीट करते हैं, पर कहीं कहीं ऐसा भी आपने सुना होगा कि खुद ही के साथ कंपटीशन करना चाहिए और अपने ही लेवल को ऊपर ले जाना चाहिए. करेक्ट. तो लाइफ थोड़ी आसान भी रहती है और हम हमेशा ग्राउंडेड भी रहते हैं. और ये काइजन फिलोसॉफी के साथ भी कनेक्टेड है. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ गुड इज नॉट गुड व्हेन बेटर इज पॉसिबल. करेक्ट. और हमने एक और चीज देखी है कि आपका जो लाइफ जर्नी है वो बहुत मल्टी फैक्टर रही है. करेक्ट. पहले आप आईएएस ऑडिटर थे, देन यू स्ट्रेटेजिस्ट बने, देन आफ्टर यू सीईओ कोच जैसे आपने बोला, राइट, देन आफ्टर यू बिकम अ मेंटर. तो ये जो पूरी जर्नी थी, आप कैसे डिसाइड करते हो कि अभी मेरे को ये करना है और दिस विल बी राइट चॉइस फॉर मी फॉर नेक्स्ट 5 years 10 years? तो हाउ यू डिसाइड दैट? अगर मैं अपनी जर्नी के सेगमेंट में देखूं तो पहले कुछ साल मैं आईटी कंपनीज में जॉब करता था और साथ में मैं पढ़ाता भी था. तो मैनेजमेंट कॉलेजेस थी और आईटी कॉलेजेस थी. करेक्ट. और मुझे पढ़ने का शौक भी है और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि लाइफ में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए. सो एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि इंडिया के अंदर जो कंपनीज है और जो मार्केट जिस तरह से चलता है उसमें एक गैप है एंड आई हैव स्किल्स टू मैनेज दैट. सो वहाँ से मैंने बिजनेस कोचिंग या मैनेजमेंट कंसल्टिंग की शुरुआत की. शुरुआत में सारी इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, फिर 2-4 साल के बाद डिसाइड किया कि सिर्फ आईटी कंपनी के साथ. फिर वो कारवा आगे बढ़ता गया. देन एक टाइम ऐसा आया कि अभी 1-to-1 की जगह ग्रुप लर्निंग भी कराते हैं. सो समय के साथ अपॉर्चुनिटीज आती और अगर वो मेरे गोल के साथ या बोलते हैं ना मिशन उसके साथ कनेक्टेड है तो मैं वो करता हूँ. एक चीज़ और भी है कि लाइफ में करियर को चेंज करने के लिए मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 बार कर चुका हूँ. सो अगर मैं सोचूं कि अगर इफ इट इज कनेक्टिंग टू माय पर्पस ऑफ लाइफ देन आई विल डू इट. सो आपने 2 चीज इंटरेस्टिंग बोली. विल गो डाउन द लाइन. एक आपने बोला कि एक फील्ड आपने चूज की आईटी, एंड सेकंड आपने बोला कि मेरी जो लाइफ का गोल है और जो पर्पस है उससे अलाइन होता है, देन आई विल डिसाइड कि ये करना चाहिए. करेक्ट. सो क्या बता पाओगे व्हाट इज अ पर्पस ऑफ लाइफ एज ऑफ नाउ? आप उसमें क्या करना चाहते हो? सो अगर मैं अपनी पूरी जर्नी अभी तक की रिफ्लेक्ट करूं पिछले 22 साल की, तो 2 वर्ड में नरेट कर सकता हूँ. हेल्पिंग पीपल ग्रो एंड ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वेयर दे आर टू वेयर दे वांट टू बी. तो ये एक टीचर कर सकता है, एक कोच कर सकता है. करेक्ट. सो आई एम डूइंग दैट. और उस लाइन के अंदर जो भी पॉसिबिलिटीज है या उसके रिलेटेड कोई स्टार्टअप या प्रोडक्ट बन रही है तो भी मैं करता हूँ. सो ये 2 वर्ड्स के आसपास पूरी जिंदगी चल रही है. आपने एक चीज और बोली थी कि आपको पढ़ाना भी पसंद है, आप लोगों को पढ़ाते हो. दैट्स व्हाई यू गोज इन द मेंटरिंग आल्सो, राइट? करेक्ट. सो जैसे कि हमने देखा है कि आपने बहुत कुछ स्टडी किया. पहले एमएससी किया, देन आफ्टर यू डिड एमबीए किया, देन यू बिकम अ लाइक एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस किया. तो ये जो पूरा जर्नी था उसमें आपने कैसे डिसाइड किया कि पहले ये करना चाहिए बाद में ये करना चाहिए? ये कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि आपको लगा कि नहीं मेरे को ये करूंगा तो देन आई गेट अ बेनिफिट? नहीं, मैं हमेशा जो देखता हूँ कि मेरे काम के लिए जो स्किल जरूरी है या फ्यूचर में जो स्किल की जरूरत रहेगी उस हिसाब से मैं जोड़ता हूँ. अगर आप कोई एक्चुअल में मेरा पढ़ाई का जर्नी देखे तो बोलेगा ये इंसान पागल है, क्योंकि मैंने पहले बैचलर्स और मास्टर्स किया आईटी में, फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई की, फिर कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग सीखा, फिर साइकोलॉजी सीखा. तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कंपनी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे पीपल साइकोलॉजी समझना है, मार्केटिंग एंड सेल्स समझना है, प्रोडक्शन समझना है और आईटी मेरा सेक्टर है. करेक्ट. इसीलिए मैंने ये चारों जोड़े. और आगे कुछ और भी पढ़ रहा हूँ विच इज अराउंड ये. सो बेसिकली यू वांट टू कंप्लीट द सर्कल. सो ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा भी बोल सकते हैं और ऐसा भी अगर दूसरे तरीके से देखें तो मैं इस तरह से इवॉल्व करता हूँ जिसकी वजह से मेरा करियर और लाइफ फिट रहे. सो मार्केट में फिट रहने के लिए भी जो स्किल्स मिसिंग है वो ऐड करनी चाहिए. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. सो आप ये जो एवोल्यूशन बोला, देन डेफिनेटली यू गो ऑन सेल्फ रिफ्लेक्ट कि मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट 5 years में क्या चलेगा और मेरे को क्या करना चाहिए कि जहाँ से मैं मार्केट में फिट रहूँ. तो ये कितने हॉरिजन में आप करते हो और क्या प्रोसेस उसके लिए फॉलो करते हो? मैं हमेशा सोचता हूँ कि लर्निंग हैज टू बी इन टी शेप. So you should be knowing lot of things and then you can be master of couple of things. So मैं हर कुछ महीने के बाद इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ या हर साल एक रिट्रीट पे जाता हूँ जिसको बोलते हैं थिंकिंग ब्रेक.
Okay. मैं ऐसे बोलता हूँ उसको, हम्म और देखता हूँ कि लाइफ कहाँ जा रही है। हम्म कुछ डेटा भी पढ़ देखता हूँ, कुछ प्रॉम्प्ट भी लगाता हूँ, कुछ बुक्स पढ़ता हूँ, रिपोर्ट पढ़ता हूँ, तो देख रहा हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, और वहां जाने के लिए जो स्किल्स मिसिंग है तो वो ऐड करने के लिए डिसाइड। तो एक इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आपने अभी बोला कि लाइफ ब्रेक और थिंकिंग ब्रेक। Thinking break. थिंक राइट वर्ड इज थिंकिंग ब्रेक। तो क्या हर एक पर्सन को थिंकिंग ब्रेक लेना चाहिए और कितने टाइम फ्रेम में लेना चाहिए, उसका क्या अपनी लाइफ में आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका इम्पैक्ट आता है और वो कैसे आपको हेल्प कर रहा है, और आप इफ यू कैन गिव द ब्लूप्रिंट, किसी को कर नहीं रहा है कोई, हाँ, उसको करना स्टार्ट करना है, तो व्हाट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर दैट? पहले तो क्यों करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ब्लूप्रिंट कई और बहुत सारे मॉडल अवेलेबल है। कंसिडर करो कि आप टनल में चल रहे हो, करेक्ट, और आपको जो टनल के अंदर आपके साथ जो हो रहा है वो दिख रहा है, पर टनल में आप आगे किस तरफ जाओगे, किस तरफ मोड़ लोगे, उसके लिए आपको टनल के बाहर अपने आप को निकाल के ऑब्जर्व करना पड़ेगा। करेक्ट, एग्जैक्टली वो करने के लिए थिंकिंग ब्रेक चाहिए। कुछ लोग उसको Okay. विपासना बोलते हैं, कि आप रेट्रोस्पेक्ट करोगे, कहाँ गलत गए, कहाँ सही गए, क्या करना चाहिए था, या क्या बेहतर कर सकते थे, या क्या मिसिंग है। सो इन अ सिंपल वर्ड इट इज कॉल्ड सीइंग द मिरर एंड ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, योर पैटर्न्स एंड हाउ यू कैन बी बेटर। अगर ये इंसान नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि वो अपनी जगह पे सही है, तो वो टनल के अंदर ही काम कर रहा है, ऊपर से ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। तो एक ऑब्जर्वेशन के लिए ये करना जरूरी होता है, ताकि आप एज ए पर्सन बेहतर बन सके। करेक्ट, ग्रेट। आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है, यू वर्किंग फ्रॉम मेनी इयर्स ऑन दिस। तो आपको ऐसी कौन सी चीज है जो आपने स्टार्ट किया से वहां से लेके अभी तक वो इंस्पिरेशन मिलती रहती कि नहीं मेरे को ये करना ही है, दिस इज द व्हाट आई वांट टू डू, और यही मैं करता रहूंगा? जब मैं किसी को कुछ सिखाता हूँ और वो इम्प्लीमेंट करके आता है और बोलता है कि मेरी लाइफ में कुछ जादू हुआ, या कुछ अच्छा रिजल्ट आया, या फिर इससे मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाया, मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट होती है। दैट गिव्स मी किक and that encourages me to do it again and again for many people. करेक्ट। और आपका जो लाइफ में एक मंत्रा जो आपने अभी तक वो फॉलो किया और आप बोलोगे नहीं इसको मैं लाइफ टाइम फॉलो करता ही रहूंगा, दिस इज द मंत्रा जो मैं उसके लिए जीता हूँ? कुछ साल पहले मैंने एक फ्रेमवर्क लिखा था और अलग अलग लार्ज इवेंट में बोला भी था, और मैं उसको बिलीव भी करता हूँ, मेरी बेटी को भी सिखाता हूँ। तो मैंने उसका नाम दिया रेड फ्रेमवर्क, RED। एक उसमें R है विच इज रिजिलेंस, गिरना ठीक है, गिरने के बाद कितने जल्दी खड़े होके वापस भागते हो। दूसरा है इवोल्यूशन, समय के साथ इवॉल्व होके फिट रहते होके। और तीसरा है डिसिप्लिन। लाइफ में मैं हमेशा मानता हूँ जहाँ लक काम नहीं करता वहाँ डिसिप्लिन काम करता है। सो ये फ्रेमवर्क क्या फिलोसॉफी को मैं फॉलो करता हूँ। तो कभी कभी मैं अपने आप को भी डांटता हूँ, हे वत्सल आज तुम्हारा मूड खराब है पर आज तुमको स्टेज पे सेशन लेना है, तो तुम्हारा नाटक बंद करो, काम करो। तो एक डिसिप्लिन का पार्ट। करेक्ट। सो कई लोग होते हैं कि आज इच्छा नहीं है, ऑफिस नहीं जाना है, या अभी मैं नो मूड स्ट्राइक में हूँ, कुछ बिजनेस में लॉस हो गया, 2 महीने के लिए अरे सब ऑफ ट्रैक चल रहा है, वो वापस आने में बहुत टाइम लगता है। करेक्ट। तो ये फ्रेमवर्क मुझे हेल्प करता है और मैं लोगों को भी सिखाता हूँ कि हाउ दे कैन डू इट। सो ये जो आपकी कोचिंग जर्नी है उसमें आप ये रेड फ्रेमवर्क उनको सिखाते हो, राइट? मैं खुद जीता हूँ इसीलिए सिखा पाता हूँ। ओके। सो एक वत्सल शाह का टिपिकल डे कैसा होता है? सो आई मीन हाउ यू, हमने बहुत बात की लिविंग दैट लाइफ, राइट? सो हाउ योर टिपिकल डे लुक लाइक? मेरे घर के लोग मुझे रोबोट बोलते हैं। इट्स नो इंटरेस्टिंग। पिछले कई सालों से मैं 12 घंटे के आसपास काम करता हूँ। लोग बोलते भी है कि हेल्थ के लिए खराब है, पर शायद मैं फिट भी हूँ। सुबह जनरली मैं 5:30 बजे उठता हूँ और मेरी डॉटर को स्कूल जाने के लिए प्रिपरेशन में हेल्प करता हूँ। फिर मैं और मेरी वाइफ वॉक पे जाते हैं, तो हमारी बातें भी हो जाती है और हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। करेक्ट। फिर मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूँ तो उनके साथ चाय नाश्ता या बातें करता हूँ। फिर वाइफ काम पे चली जाती है, फिर 1 घंटा मेरे पास होता है मेरे डे को प्लान करने के लिए या पढ़ाई के लिए। तो मैं कुछ रीड करता हूँ या यूट्यूब पे कुछ देखता हूँ, या आज के ज़माने में AI का प्रॉम्प्ट कुछ है तो उसको एक्सपेरिमेंट करता हूँ। 10 बजे से काम चालू होता है। मेरी अलग अलग कंपनी में विजिट्स होती है या ग्रुप क्लास होती है, तो लगभग ये खत्म होता है रात को 9 बजे तक। पर बीच में 2 घंटे में वापस मेरी बेटी के साथ निकलता हूँ और 11 बजे सो जाता हूँ। दूसरे दिन वापस 5:30। ग्रेट। सो you start your day from 5:30? and generally end at 11 in the night. Wow, it's
सही में आप रोबोट हो, so ऐसा बोल सकते हैं. सो आपने 2009 में प्रैग्मेटिक कंसल्टिंग स्टार्ट किया था, राइट? तो Correct. जो नेम है आपको कैसे लगा कि नहीं यही नाम है जो मेरे को रखना चाहिए, और व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट? सो प्रैग्मेटिक वर्ड का मीनिंग है जमीन से जुड़ा हुआ और सच्चाई और फैक्ट्स को देखने वाला कंपनी या फिर इंसान. सो इमोशंस को थोड़ा डिस्टेंस में रख के अब जो नंबर्स है, फैक्ट्स है और रेशनल ब्रेन से सोचे, उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म. और कहीं ना कहीं मैं लाइफ ऐसे जीता हूँ, इसीलिए मुझे ये नाम इंस्पायर किया, इसलिए मैंने प्रैग्मेटिक कंसल्टेंसी नाम रखा. So it's very interesting thought behind keeping a name, because हमें पहले ढूंढना पड़ता है कि डोमेन अवेलेबल है कि नहीं, then we'll keep a name. Great. फॉर्चुनेटली मिल गया और रजिस्टर्ड आईडी भी मिल गया. Great. So as I said, आपने 2008 में स्टार्ट किया था. So it's been long journey. तो ऐसा कुछ एक लर्निंग जो अभी भी आपको याद है कि भाई नहीं, मेरे कैरियर में दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग जो मैंने सीखा है, और वो मैं सबको, मेरे कोचिस में या सबको मैं सिखाता हूँ कि ये आपको तो करना ही चाहिए और इसको फॉलो करना, देन इज सक्सेस फॉर यू. हाँ, सो कभी कभी ऐसा होता है कि आप भी बिजनेस करते हो तो कभी डाउनफॉल आएगा. करेक्ट. यू विल फाइंड सम डिस्ट्रैक्शंस, यू विल फील डिमोटिवेटेड. करेक्ट. तो उसको ज्यादा सीरियसली ना लो, और जब सक्सेस मिले, बहुत पैसे मिले, उसको भी सीरियसली ना लो. क्योंकि दोनों केस के अंदर आप या तो डर जाओगे या लालच बढ़ जाएगी. सो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, लालच और डर को कंट्रोल करो. ये मेरी सबसे अच्छी लर्निंग बोल सकते हैं बिजनेस में. और कभी कभी मैंने ऐसे भी देखा है कि विद सक्सेस लोगों के दिमाग में पैसा भी चढ़ता है. तो अगर ये अपने आप को ज्यादा सीरियसली ना ले और ग्राउंडेड रहे, तो आगे नया करने के लिए भी इंस्पिरेशन मिलती है. करेक्ट. तो हमने एक इंटरेस्टिंग 2 चीज बोली. सक्सेस अगर फेल होता है तो आई मीन दैट यू डोंट नीड टू फियर अबाउट दैट. सक्सेस आ रहा है तो हमें उड़ना नहीं है, दोनों को इग्नोर करना है. हाँ. कुछ नहीं करना, दोनों को इग्नोर करना है. करते रहो, रिजल्ट आता रहेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू दैट ओनली, कि जो जब 2009-8 ने आपने स्टार्ट किया, सो आपने बहुत सारे, आपने 2008 का रिसेशन था, आई नो दैट. देन आफ्टर अगेन वी हैव अनदर रिसेशन इन बिटवीन, राइट? कोविड आ गया. सो उस टाइम पे जब डाउनफॉल होता है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो? सो हम एक एज ए फाउंडर बोल सकते हैं इग्नोर कर दो, राइट? बट इट्स नॉट इजी टू इग्नोर दैट. होता है, इट्स नॉट इजी टू इग्नोर दैट, राइट? तो आपको उस टाइम पे आपको कैसे मोटिवेट करते हो कि नहीं भाई अभी डाउनफॉल है लेकिन करना है, और ये आगे बढ़ के हमें ये करना है, तो उसको आप मोटिवेट कैसे रखते हो? सो मुझे कई बार लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, जैसे आईटी में जो अभी माहौल चल रहा है, करेक्ट, क्या आगे क्या होगा, करेक्ट, आईटी कंपनीज डाउन हो जाएगी. थोड़ा टाइम पहले सूरत के ही भाई साहब ने पॉडकास्ट भी किया था कि आईटी कंपनी बंद होगी, चालू रहेगी. तो ये अप एंड डाउन आता है. तो उस टाइम पे आपको, मैं हमेशा से देखता हूँ कि अगर मेरी जरूरत है वो कवर हो गई, तो उसके ऊपर का तो सारा बोनस ही है. तो अगर बोनस में ऊपर नीचे होता है तो दुखी नहीं होना है. दूसरा, मैं उस टाइम पे ये देख सकता हूँ कि व्हाट बेस्ट आई कैन डू. सो आई कैन नॉट कंट्रोल नॉन कंट्रोलेबल्स. तो जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए रोने का कोई फायदा नहीं. तो मैं उस टाइम पे क्या कर सकता हूँ, एक्शन ले सकता हूँ. तो मैं उस टाइम पे बाहर निकलने का एक्शन प्लान बना के उस पर फोकस कर. ग्रेट. सो और दूसरा, मेरे पास मोटिवेटेड रहने के सिवा चॉइस भी नहीं, क्योंकि मेरे साथ जो आईटी कंपनी के ओनर्स बात करते हैं, उनको कौन मोटिवेशन देगा. सो अभी तक आपने 91 प्लस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हुआ है, उसको आपने ट्रांसफॉर्म किया, उसको ग्रोथ दिलाया है. तो जब आप एक प्रोसेस स्टार्ट करते हो, जब ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना स्टार्ट करते हो, तो उसका पहला स्टेप क्या होता है? गैप एनालिसिस. और मैं सबसे पहले तो फाउंडर के साथ एक लंबी मीटिंग होती है कि वो कहाँ है और कहाँ जाना चाहता है, और उसके पीछे माइंडसेट क्या है. हर एक फाउंडर का काम करने का तरीका, फिलोसॉफी एंड वैल्यू सिस्टम अलग होता है. उनको कंपनी चलाने का रीजन भी अलग अलग होता है. तो मैं वो पूरा पहले समझता हूँ, फिर उनकी कंपनी को समझता हूँ, और फिर उस दोनों में जो गैप है और उनको जहाँ जाना है उसकी जर्नी का रोड मैप बनाता हूँ. सो दिस इज माई मोस्ट कॉमन फर्स्ट मीटिंग. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे होता है ना रेस्क्यू सर्विसेज, 108 वाला परिस्थिति. तो अभी मुझे प्रॉब्लम है, मुझे पहले 3 सवाल के जवाब तो बाद में सब सुनते हैं. कभी कभी ऐसा स्टार्ट भी होता है कि पहले ये 3 का आंसर दे तो बाद में कंपनी को ट्रांसफॉर्म करें. तो ये जो प्रोसेस है उसको कितना टाइम लगता है ये एनालिसिस करने में? आई थिंक अभी तक का मेरा हिस्ट्री बोले तो ऐसा कर सकता हूँ 2 या 3 मीटिंग में कहीं ना कहीं मुझे मिड साइज कंपनी का समझ में आ जाता है कि वो कहाँ है और कहाँ जाना चाहिए, और कंपनी की डिटेल भी तब तक पता चल जाती है. तो जो आप रोड मैप बिल्ड करते हो कितने साल का होता है? 5 years, 10 years? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बिल्डिंग अ रोड मैप? सो एक होता है कंपनी का पर्पस,
कि किस तरफ कंपनी को पोजीशन करना है और कहाँ ले जाना करेक्ट. है। और दूसरा होता है गोल सेटिंग। तो गोल जनरली हम 1 या 2 साल के क्रिएट करते हैं और एक डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि इस तरफ आगे जाएंगे। और फिर हर क्वार्टर या हर महीने उसका बोर्ड रिव्यू मीटिंग करते हैं, हर क्वार्टर उसको चेक इन करते हैं और ईयर टू ईयर हम प्लान को इवॉल्व करते जाते हैं। जैसे आप आईटी सॉफ्टवेयर में एजाइल डेवलपमेंट बोलते हैं। करेक्ट. सो प्लान डू चेक एक्ट, तो वही चलता है यहाँ पे। ओके. सो ये जो प्रोसेसेस आप इम्प्लीमेंट करते हो, सो डेफिनेटली यू यूजिंग मल्टीपल फ्रेमवर्क्स ऑन दैट, राइट? तो वो जो फ्रेमवर्क्स है उसमें से आपका बेस्ट फ्रेमवर्क और आप जो यूज कर रहे हो, इफ यू कैन शेयर दैट. अलग अलग कंपनी अलग अलग फ्रेमवर्क यूज करती है। कुछ लोग बैलेंस स्कोर कार्ड यूज करते हैं, कुछ लोग OKR यूज करते हैं। मैं ऐसा कोई एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का फैन नहीं। मैं कंपनी की साइज और स्केल के हिसाब से उनको बोलता हूँ कि आपको ये कर रहे हो, कहाँ जाना है। कंसिडर करो कि आप 30-40 लोगों की कंपनी के साथ गाइडेंस दे रहे हो, उसके यहाँ में अगर OKR इम्प्लीमेंट करने जाओ या बैलेंस स्कोर कार्ड इम्प्लीमेंट करने जाओ या MBO इम्प्लीमेंट करने जाओ, उनके लिए बहुत हैवी कॉन्वर्सेशन है। सरल लोग हैं, उनके एम्प्लॉय भी सिंपल है, तो उनको परेशान करना जरूरी नहीं। तो उनके लिए सिर्फ सिंपल गोल सेटिंग और उनके टास्क असाइन करके क्वार्टर टू क्वार्टर गोल देके भी चला सकते हैं। लार्जर कंपनी है, उनको ये सब इम्प्लीमेंट करना होता है। उनके पास उतनी बैंडविड्थ भी होती है, सिस्टम भी होती है, प्रोसेसेस भी होती है, सॉफ्टवेयर भी होता है, तो वहाँ पे सब कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने मल्टीपल टच पॉइंट इसमें देखे कि फर्स्ट यू विल आइडेंटिफाई कि उस कंपनी के लिए बेस्ट क्या है। आइदर दे गो ऑन द मैनुअल प्रोसेसेस या सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ऑटोमेशन करना है, या उसको KR चाहिए, KR KPIs चाहिए। तो जब ये आप करते हो, राइट, तो ये करने में कितना टाइम लगता है? क्योंकि एज ए कंसल्टेंट, लेट्स से एज ए कंपनी ओनर, जब मैं किसी कंसल्टेंट को हायर करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैजिक करेगा और 1 साल में हम उड़ने लगेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो नॉर्मल टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि वी बिलोंग ऑन दैट इंडस्ट्री, हमें पता है कि OKR इम्प्लीमेंट करना, KR डिफाइन करना, प्रोसेस में लाना, वो इम्प्लीमेंट करना, इट्स टेकिंग द टाइम। बट एज ए फाउंडर अगर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ या किसी भी कंसल्टेंट से काम कर रहा हूँ, तो आप एक टाइम फ्रेम आप डिफाइन कर पाएंगे क्या कि इतना टाइम तो लगेगा ही, देन आफ्टर रिजल्ट आना स्टार्ट होगा? ऐसा नहीं होगा कि मैंने को हायर कर लिया, नेक्स्ट मंथ आप रॉकस्टार बन जाओगे। सो वो टाइम फ्रेम हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? सो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग या कंपनी को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में चेंज करने का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी है, लगभग 12 से 18 महीने के बीच में लगता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज। पर यहाँ पे एक ऐसा भी है कि मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट के यहाँ जब मैं जाता हूँ तो उनकी बैक एंड प्रोसेसेस या सिस्टम्स को ठीक करने का काम बाद में होता है। दैट इज माय फेज 2। Okay. Generally, phase 1 is setting company's value proposition right, setting their pricing right, help them get more leads and sales, और revenue का flow पहले बढ़ाओ, प्रोसेस बाद में ठीक करते हैं। मेरे सारे असाइनमेंट ऐसे ही। तो जैसे कि आप कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हो हर एक IT कंपनी को, तो एज ए IT फाउंडर और एज ए ऑनर ऑफ द कंपनी ऐसा लगता है कि किसी को कंसल्टेंट को मैंने हायर कर लिया, वो कल आके कुछ मैजिक करेंगे और हमारी कंपनी उड़ने लगेगी, और जो टाइम फ्रेम होगी वो रियलिस्टिक नहीं होती है। कि मेरे को लगता है कि भाई किसी भी कंसल्टेंट को मैंने हायर कर लिया तो 2 महीने 3 महीने में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे जितने भी प्रॉब्लम वो चले जाएंगे, मेरे सब प्रॉब्लम कंसल्टेंट ले लेगा और उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये जो टाइम फ्रेम होती है और जो रियलिस्टिक होती है, अब उसको कैसे डिफाइन करोगे कि मेरी एक मिड साइज कंपनी है जिसमें 50 से 100 लोग की टीम साइज है और लेट्स से मेरे को ग्रोथ करना है, अभी एक जगह पे मैं स्टक हूँ, मेरे को ग्रोथ करना है, तो वो टाइम फ्रेम क्या होगी और रियलिस्टिक आप अगर बना पाए कि उसमें क्या स्टेप उसको फॉलो करने चाहिए कि स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, स्टेप 3 ये होगा, और एक करने में 12 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, दूसरा में तीसरे में जाने में इतना टाइम लगेगा। तो एज ए फाउंडर कैन अंडरस्टैंड, अगर मैं किसी भी कंसल्टेंट को हायर कर रहा हूँ तो मेरे को इतना टाइम फ्रेम का माइंडसेट सेट करके ही चलना पड़ेगा। तो ये कंसल्टिंग का जो जर्नी है उसका मैं आंसर आपको अलग अलग तरीके से बताऊं। एक होता है, मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं मेजरली, उनके सबसे बड़ा प्रेसिंग प्रॉब्लम ये नहीं होता कि सिस्टम ठीक करके दो या डिलीवरी प्रोसेस ठीक करके दो या SOP ठीक करके दो। सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है कि मुझे रेवेन्यू बढ़ा के दो, मार्केटिंग एंड सेल्स बढ़ा के दो, उसको पहले सेट कर। करेक्ट। तो उसका मोमेंटम सेट करने के लिए 6 महीने के आसपास लगता है। अगर आप कंपनी के बाद में फिर नेक्स्ट फेज आता है कि मुझे डिलीवरी प्रोसेस, क्लाइंट एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट करके दो, क्लाइंट अकाउंट ग्रोथ करके दो, क्लाइंट का लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ा के दो, और कंपनी के HR प्रोसेस ठीक करके दो। अलग अलग कंपनी का अलग अलग क्वेश्चन। करेक्ट। तो जो आपने 100 लोगों का कंपनी बोला, उसका ट्रांसफॉर्मेशन लगभग उनको रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है 6-8 महीने में, पर उसके साइंस उनको दिखते हैं 3 महीने के बाद। उनको पता चलता है कि बहुत सारी क्लैरिटी आने लगी जो नहीं थी। ओनर स्टार्ट फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, they start having team which was missing, then they generate more business, and
ये जर्नी अगर आप टिपिकल टाइम फ्रेम देखें तो 12 to 18 मंथ्स में कंपनी को लगता है कि ओके एक लेवल से एक दूसरे लेवल पे पहुंच गए। तो जैसे कि आप सीईओ को कोचिंग देते हो, राइट, तो आपने ऐसी कौन सी एक चीज देखी उस कोचिंग के टाइम पे कि उनका उस चीज की वजह से उसका ग्रोथ रुक जाता है? एक टाइम के बाद हंगर खत्म हो जाती है कि अब सब ठीक है, मुझे सब समझ में आ गया है, रेवेन्यू इज गुड, आई एम मेकिंग इनफ प्रॉफिट, और आई डोंट वांट टू इनोवेट समथिंग न्यू और डोंट वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। आप समझो 15 साल आपने कंपनी चलाई है, 15 साल के बाद अगर मार्केट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो आपको मेंटली रीस्टार्ट करना है, उसके लिए आपको दिक्कत है। ये सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पे कंपनी का ग्रोथ रुक जाता है या प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, एक टाइम फ्रेम के बाद खुद को जैसे आप एवल्यूट करते हो, राइट, तो हर एक बिजनेस को एवल्यूट करना चाहिए, हर एक बंदे को, हर सीईओ को एवल्यूट करके चेक करना चाहिए कि जब हम जो कर रहे हैं उसका टाइम फ्रेम नेक्स्ट 5 years और नेक्स्ट 10 years चलेगा क्या, मेरा बिजनेस उस लाइन में ही जा रहा है कि जहाँ पे ग्रोथ कर सकता हूँ? उसका आंसर एक सिंपल है, लाइक अगर मैं आपको पूछूं कि आपने कंपनी कितने साल चलाने के लिए खोली, तो अगर कोई बोलेगा 15-20 साल, कोई बोलेगा 30 साल, कोई बोलेगा मेरे बेटे को लेगेसी में देना है। ये आंसर के साथ डिपेंड करता है कि आप कितना इवॉल्व हो गए या नहीं हो। तो अगर आप उतना लंबा सोच ही नहीं रहे तो आप इवॉल्व भी नहीं करोगे, और आप बोलोगे मुझे इतना वेल्थ क्रिएट करना है, हो गया, आई एम हैप्पी। तो क्या आप जो कंसल्टिंग करते हो तो ये क्वेश्चन के ऊपर से भी आप उसका बिजनेस रोड मैप बिल्ड करते हो? फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि ये बिजनेस को मेरे बेटे को लेगेसी में देना है, हाँ, तो उस लेवल तक की क्लियरिटी आप क्या उस कोचिंग में उसको दे पाते हो? वो क्लैरिटी मुझे काम लगती है कि जब वो ओनर डाउन फील करता है या फिर उसको लगता है कंपनी बेच दूं या बंद कर दूं, तब मुझे ये याद दिलाने में काम आता है कि हम इसलिए नहीं चला रहे कि तुम चला नहीं पा रहे हो या चला पा रहे हो। इसको कहाँ तक चलाना है या तब तक इवॉल्व करना है कि वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 80 साल तक चले। करेक्ट। तो 2 तरह के मॉडल होते हैं, एक होता है कंपनी चालू करो, बड़ा करो, बेच दो। दूसरा होता है कंपनी में जिंदा हूं तब तक चलाऊंगा और पीछे किसी को दूंगा, या बंद करूंगा तो मैं ही करूंगा। तो ये जो उन्होंने जो पर्पस डिजाइन किया है अपने कंपनी को चलाने का, उसके हिसाब से उनको याद कराता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, अटक गए तो क्यों अटक गए, और आगे जाना है तो क्यों जाना है। राइट, इंटरेस्टिंग। ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो पर्पस है आपको चलने में और दौड़ने में हेल्प कर सकता है। सही। सो डेफिनेटली एज अ फाउंडर अगर पर्पस नहीं डिफाइन किया है तो आज आपको बैठ के वो पर्पस डिफाइन करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। अगर आप ही सोचे कि टीचिंग थोड़ा बोरिंग जॉब भी है, कुछ लोगों को एक ही चीज बार बार पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, तो अगर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन या लोगों को ग्रोथ कराने का पर्पस नहीं होता तो मैं अलग अलग शहर में सेशन लेने नहीं जाता। करेक्ट। सो ये जो पैशन है लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का, उसी की वजह से कर पाता हूँ। बाकी एक टाइम के बाद अगर सिर्फ मनी इज द पर्पस, तो एक टाइम के बाद आपके पास एक नंबर होता है, Correct. वो आ जाने के बाद आप बोलते हो अभी सब ठीक है ना, नहीं करना है। पर अगर आपका पर्पस वो नहीं है, आपका पर्पस ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप फिर भागते रहते हो। फिर 40, 45, 50 कितना भी उम्र हो गया, विल कंटिन्यू। ग्रेट। सो आपने रिसेंटली एक अनलॉक 25 करके आप इवेंट किया था और आप हर साल आई थिंक इवेंट करते हो। करेक्ट। तो जो इवेंट है उसमें मैंने देखा कि हर जो लोग आ रहे हो सीईओ के पोजीशन वाले लोग वही होते हैं, और आई थिंक दैट्स इनवाइट ओनली, आप उसको हर लोग के लिए ओपन भी नहीं करते हो। तो उस इवेंट का पर्पस क्या है, और उस इवेंट में जो जितने भी सीईओ आ रहे हैं वो क्या सीख के जाते हैं? सो वो जो थिंकिंग ब्रेक बोला ना, वो सीईओस को थिंकिंग ब्रेक पे ले जाने का इवेंट है। और हर साल जो मेरे रेगुलर मेंटीज है उन लोगों में से मैं कुछ लोगों को इन्वाइट करता हूँ, और हर साल उसकी एक थीम होती है। जैसे 2023 में मुझे लगता था कि आईटी में प्रॉब्लम होना शुरू होगा, तो हमने एक थीम क्रिएट किया था कि लोगों को हार्ड टाइम या रिसेशन को कैसे फेस करना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर करते हैं, ताकि वो जनरली नवंबर दिसंबर में होता है, तो 2024 को वो अच्छे से खेल पाए। करेक्ट। 2024 के एंड में हमने उसका थीम रखा था रेजिलियंस एंड गोइंग बैक टू बेसिक्स। वो इसलिए रखा था कि आईटी सर्विसेज में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। करेक्ट। और उनको कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि उन्होंने कंपनी रीस्टार्ट किया है थैंक्स टू एआई। तो गोइंग बैक टू बेसिक वर्क्स, क्या आप ओरिजिनली जितना मेहनत करते थे वो वापस ला पाते होगे या रेजिलियंस ला पाते होगे। सो हर साल हम ये थीम डिसाइड करते हैं और उसके ऊपर एक्टिविटीज या केस स्टडी पढ़ते हैं। वो मोटिवेशन या एंथुजियाज्म या फिर आप बोल सकते हो चार्ज अप होके वापस आके कंपनी में काम करते हैं।
सो आपने एक चीज इंटरेस्टिंग आपके आंसर में बोली कि एआई की वजह से सर्विस इंडस्ट्री में बहुत कुछ चेंज हो गया। हाँ, तो आप उसको अगर डिटेल में थोड़ा बताओ कि पहले एआई के पहले सर्विसेज क्या थी और एआई के बाद सर्विसेज क्या हो गई। आई थिंक यही मैं कॉलेज में पढ़ा था तब भी था, पर वो कॉमोडिटाइज हुआ है 2 साल से। एंड विद एआई अभी ऐसा हो गया है कि काम जो रिपीट वर्क था या बेसिक ग्रंट वर्क था वो सब ऑटोमेट होने लगा है। आज के जमाने में लोग कोड भी एआई से करते हैं, कंटेंट भी उसी से करते हैं, वीडियो इमेजेस सब उसी से करने लगे। तो जो स्कोप ऑफ वर्क था वो कम होने लगा या फिर काम करने का तरीका बदल गया। अभी मैं ऐसा है वो कम लोगों से ज्यादा काम कर पा रहा हूँ। काम करने का टेक्नोलॉजी स्टेक चेंज हो गया है, कस्टमर की डिमांड भी उसकी तरफ से चेंज हुई। सो एआई की वजह से काम में फर्क पड़ा है। आंसर इज 100% यस। और जो कंपनी ऐसा सोचती है कि ऑल इज वेल, ये नहीं करेंगे तो चल जाएगा, वो शायद गलत है। और जैसे हम ये की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि आप उस आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, आईटी फाउंडर को ट्रेन करते हो, आपको आईटी का ट्रेंड भी पता है और सबसे बड़ा एआई ने आईटी को इम्पैक्ट किया हुआ है। सारे इंडस्ट्री को किया है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा सिर्फ आईटी को किया है। ओके, सो लेट्स से वी कैन से सारी इंडस्ट्री को समहाउ इम्पैक्ट किया, बट मेजर इम्पैक्ट हम बोल सकते हैं कि आईटी सर्विस इंडस्ट्री को हुआ है, कि जहां पे मेरे को जो बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम द सर्विस इंडस्ट्री, इसलिए आपको वो ज्यादा सुनाई तो देगा। मेरे को वी कैन अंडरस्टैंड कि दैट इम्पैक्ट इज देयर। Correct. तो जो अभी इम्पैक्ट हो रहा है, अगर उस इम्पैक्ट से बाहर निकलना है तो एज ए आईटी फाउंडर, एज आईटी ओनर मेरे को क्या करना चाहिए? आपको इम्पैक्ट से बाहर निकलने का नहीं सोचना चाहिए, इम्पैक्ट के साथ आगे गेम कैसे खेलना है वो सोचना चाहिए। सो यू टू मेक एआई एज योर फ्रेंड, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट आई कैन डू विद एआई एंड सर्व माय क्लाइंट्स बेटर। आप अपने करंट कस्टमर या जो कोई इंडस्ट्री के साथ आप काम कर रहे हो उसमें एआई का यूज करके कितना अच्छा काम कर सकते हो, क्लाइंट का रेवेन्यू कितना बढ़ा सकते हो या कॉस्ट कितना कम कर सकते हो, या प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो, वो सोचना चाहिए। और आगे जाके उस टाइप के एम्प्लॉइज भी आपको हायर करने पड़ेंगे जो एआई डेटा साइंस समझते हैं। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका इम्पैक्ट तो हो गया है, मैं ऐसा बोलूँ इसका इम्पैक्ट कम कैसे करूँ वो नहीं होने वाला, पर इस इम्पैक्ट के साथ आगे कैसे जाऊँ ये सवाल में दब है। और लेट्स से आप हम जब इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, राइट, तो आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में एआई से हमें जो आईटी सर्विस सेक्टर है उसमें क्या करना चाहिए, और कौन से मेजर 3-4 ट्रेंड है जो हमको उसको फॉलो करना चाहिए, और मे बी वो अगर हम करेंगे तो हमारे ग्रोथ है और जो माइंडसेट हमें इम्प्लीमेंट करना है उसको हम कंसिस्टेंटली वो ग्रोथ के लेवल पे पहुंचाते रहेंगे? हाँ, इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट भी है। हमको सिर्फ एआई ने इम्पैक्ट नहीं किया, बिजनेस एक एनवायरनमेंट में क्रिएट होता है। तो अभी दुनिया में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड लीगल चेंजेस भी चल रहे हैं। हमको सिर्फ दिखाई दे रहा है एआई और उसको हम ब्लेम कर रहे हैं। करेक्ट। पर एक्चुअल में आईटी सर्विसेज का कंजम्पशन कम हुआ है, इसकी वजह से उसका कारण ये भी है कि अपने कस्टमर जो फॉरेन से डॉलर में पे करते हैं उनका स्पेंडिंग पावर कम हुआ है। करेक्ट। नॉट नेसेसरी सिर्फ एआई ही आपका बोलता है ना हु मूड माय चीज। करेक्ट। एआई इज नॉट द ओनली कल्प्रिट। उसने वो क्या है कि वो फायर में फ्यूल ऐड किया है, बट उसकी वजह से आपको लगता है कि उसको ब्लेम कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर कुछ टास्क कर सकते हैं, वो टॉक ऑफ द टाउन भी है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स वैसे भी आईटी ओनर्स को उतना इंटरेस्टिंग एरिया नहीं है। करेक्ट। तो बात एआई की कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझता हूँ कि आगे जैसे आपने बोला कि क्या ट्रेंड देख सकते हैं, तो डोमेन स्पेसिफिक अगर आपके पास सॉल्यूशंस है, आप कोई अच्छे प्लेटफॉर्म के पार्टनर हैं या नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं या डेटा साइंस के आसपास कुछ काम कर रहे हैं या आप साइबर सिक्योरिटी के आसपास काम कर रहे हैं या डेटा एआई का गवर्नेंस का काम कर रहे हैं, तो शायद आपके लिए गोल्डन लाइन या रोड मैप आपके लिए अवेलेबल है। जैसे कि आपने बताया कि क्या कर सकते हैं एआई में, राइट, और आप उसमें एक और चीज ऐड करोगे कि कौन सी स्किल हमें मस्ट इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, या जो जेनजी है उनको वो स्किल सीखनी चाहिए, क्या ये स्किल उनको जो आगे का एआई का ट्रेंड आ रहा है या जो भी फ्यूचर डेवलपमेंट होगा उसमें वो हेल्प कर पाएगी? सो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपके जो कस्टमर है उनका बिजनेस समझना ये सबसे काम की स्किल है। और दूसरा इंग्लिश, क्योंकि आप जब भी प्रॉम्प्ट भी लिखते हो, करेक्ट, या डॉक्यूमेंट भी लिखते हो, करेक्ट, जिसकी वजह से एआई कोड करेगा, तो उसका कमांड मतलब जो बोल रहे हैं ना कि मैं जो सोचता हूँ कह पाता हूँ, वो एक स्किल बहुत जरूरी है। उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन स्किल, एंड जनरली आर्टिकुलेशन इन सॉफ्टवेयर हैपेंस इन इंग्लिश। दूसरा, क्लाइंट का बिजनेस वर्कफ्लो समझना। कंसीडर करोगे आप एक फार्मा कंपनी के लिए
AI ऑटोमेशन कर रहे हो, वर्कफ्लो ऑटोमेशन कर रहे हो, डेटा साइंस कर रहे हो या ERP डाल रहे हो, तो आगे जाके अगर डेवलपर उनका वर्कफ्लो नहीं समझता है तो मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो ऑटोमेट क्या करेगा। करेक्ट। अभी तक ऐसा जिंदगी था कि आपने उसको टास्क दिया, वो जीरा टिकट सॉल्व कर रहा है। अभी ऐसा होगा कि डेवलपर को क्लाइंट का वर्कफ्लो समझ के उसको ऑटोमेट करना पड़ेगा। तो हम दो चीज बोल सकते हैं, एक डोमेन नॉलेज, आपका जो डोमेन है उसकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, Correct. एंड सेकंड आप जो करना चाहते हो आर्टिकुलेशन उसको करके सही में सीखना सिखाओ कि भाई यही मेरे को चाहिए, आप यही दो, जो आउटपुट उसको राइटली आपको दे पाए। Correct. ग्रेट। और आपने कहीं एक जगह पे मेंशन भी किया आपकी पोस्ट के अंदर कि थिंकिंग विल बी द हाईएस्ट रेटेड स्किल इन द फ्यूचर, राइट। तो अगर उसको हम बात करें कि उसको आप ये टॉपिक जो एआई है उसके साथ कैसे रिलेट कर पाते हो? से जो करंट जनरेशन है, या फिर मैं ऐसा नहीं बोलता जेनजी, मिलेनियल भी आप बोल सकते हो, धीरे धीरे लोगों का ऐसा हो गया है कि मुझे कुछ सोचना है तो मैं नहीं सोचूंगा, मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा और वो मुझे दुनिया भर के ज्ञान की समरी बना के एक आंसर दे दे और वही दुनिया का सत्य है, ऐसा मैं मानूंगा। तो क्या हो गया कि खुद की क्रिएटिव थिंकिंग या कॉग्निटिव थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन पे आ गई। करेक्ट। और वो जो आंसर है उसको सच मान के मैं आगे चल रहा हूँ। अभी यहाँ पे ये सोचना जरूरी है कि जो स्क्रीन पे आंसर आया है, दुनिया में लोगों ने कुछ लिखा है या कुछ पैटर्न्स है, डेटा पॉइंट्स है, उसका समरी है, वही दुनिया का सत्य है, जरूरी नहीं। राइट। कंसिडर करो कि आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हो कि XYZ का मेरे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट है, और वही प्रॉम्प्ट मैं भी लिखता हूँ कि XYZ का आपकी कंपनी में क्या इम्पैक्ट है। हम दोनों को आंसर अलग आने वाले हैं। करेक्ट। तो कौन सा सही है? करेक्ट। तो यही की वजह से क्या हुआ है कि लोगों ने खुद का सोचना बंद कर दिया। इसीलिए मैंने कहीं ना बताया कि थिंकिंग विल बी वेरी कॉस्टली स्किल्स, वन ऑफ द कॉस्टली स्किल विच विल बी नीडेड इन द फ्यूचर, क्योंकि लोगों ने सोचना बंद कर दिया है। जैसे बच्चे आजकल नंबर से याद नहीं रखते, कैलकुलेटर करते हैं ना, हम आज करेक्ट रोड याद नहीं रखते, मैप ढूंढते हैं। करेक्ट। ऐसे लोगों ने सोचना बंद कर दिया, एआई को पूछना चालू कर दिया। क्योंकि मेरी हैबिट है, जब मैं कार स्टार्ट करता हूँ उसके पहले मैप स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पे जाना है। तो दैट्स यू हैबिचुअल विद दैट। आपको तो शायद आपकी कंपनी में कंटेंट राइटर होगा, वो अभी सोचेगा कि मैं कौन सा टॉपिक लिखूं, उसकी जगह एआई को प्रॉम्प्ट लिखेगा कि मेरा कंपनी का बिजनेस ये है, नेक्स्ट 10 ब्लॉक के टॉपिक क्या होने चाहिए। तो उसकी सोच खराब होगी, उसने सोचना बंद कर दिया। सो रिसेंटली अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं, तो पहले हम बैठ के बिजनेस प्लान सोचते थे कि भाई अभी नेक्स्ट मार्केटिंग में क्या करेंगे, सेल्स में क्या करेंगे, कौन सा एड कैंपेन चलाएंगे। तो अगर आप एआई को पूछ रहे हो कि मेरा नेक्स्ट बिजनेस प्लान क्या होना चाहिए, इससे बड़ा डिजास्टर नहीं हो सकता। So not a business plan, but it is like relevant to everything. लोग पूछने लगे। Correct. लोग दवाई क्या लूं वो भी पूछने लगे। Correct. हाँ, लोग लाइफ में ग्रो कैसे करूं वो पूछने लगे, रिलेशनशिप में क्या करूं वो भी पूछने लगे, काम कैसे करूं वो भी पूछने लगे। तो शायद ये कि सॉफ्टवेयर डिसाइड कर रहा है कि आप कैसे जियोगे, वो गलत है। So basically it's a very complicated topic on the कि वो कैसे impact करेगा on the right way और कैसे impact करेगा on the different way of wrong way also। तो if you think कि उसका जो impact आ रहा है, तो मेजर कौन सी 3 इंडस्ट्री या 4 इंडस्ट्री होगी जो मेजर इम्पैक्ट होगा उसके अंदर? मुझे लगता है सारी इंडस्ट्री इम्पैक्टेड है, कोई भी बाकी नहीं है। आपको सरफेस पे आईटी वाला दिख रहा है, मुझे लगता है केपीओ बीपीओ भी इम्पैक्टेड है, मार्केटिंग एजेंसीज भी इम्पैक्टेड है, ये मीडिया वाले भी इम्पैक्टेड है, क्योंकि वीडियो भी अपने आप, मूवी इंडस्ट्री इज आल्सो इम्पैक्टेड। हु इज नॉट इम्पैक्टेड इज अ क्वेश्चन। करेक्ट। सो इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि लोगों को बदलाव को रेजिस्ट करना इसलिए आप डर रहे हो। मुझे आप उसको उल्टा सोचो, बिकॉज ऑफ दिस आई कैन प्रोड्यूस मोर। Correct. I can make it easier. Correct. I can buy more time for my life and my family. Correct. जो काम 10 घंटे में करता, 3 घंटे में काम करके 7 घंटे में टेनिस खेल सकता हूँ, हेल्थ के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो गलत क्या है? So you can say AI मुझे मेरी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, AI मेरे को हेल्प कैसे करे कि जो मैं कर रहा हूँ उसको बेटर करूँ, उसका गुड मेरे आइडियाज को वैलिडेट करूँ, ना कि आइडिया जनरेट करने का काम भी उसको दो। So AI can be co-thinker, it can be validator, it can help me doing my task, it can help me remind things, it can do some things which is repetitive. Great. तो उसको यूज करो। So that is all about your mindset कि मेरे को AI से क्या चाहिए। Correct. जो उससे basically you can say वो आपका co-worker हो सकता है, but cannot be think कि मेरा बिजनेस प्लान क्या होगा। बिजनेस प्लान आपको बनाना है, आप उसके साथ आप वैलिडेट कर सकते हो कि मैंने जो बनाया है वो सही है, मार्केट में जो चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं तो आपको ऐसा भी बोलूंगा कि एआई के जितने भी मॉडल्स अवेलेबल, सारे के साथ आप सवाल, ये सेम सवाल पूछेंगे ना, सबका आंसर अलग है। डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा सही है। करेक्ट। ग्रेट। तो जैसे हम एआई की बात कर रहे हैं, तो अभी जो हमारा यंग एंटरप्रेन्योर है जो लेट्स से स्टार्ट कर रहे हैं, दे स्टार्टिंग देयर जर्नी, तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग द बिजनेस और क्या उनको ये करना चाहिए?
मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर आप कोई एक इंडस्ट्री से प्यार करते हो, जिसकी आपकी कोर स्किल्स है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसके आसपास बिजनेस बनाओ, वन। दूसरा, शॉर्ट टर्म सक्सेस को मत देखो, क्योंकि इतना जल्दी कोई भी बिजनेस सफल नहीं होता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो ओनर को समझना चाहिए, प्रॉफिट रेवेन्यू इज द आउटपुट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। करेक्ट। So your focus should be in the inputs and what you are doing, not on the output. Correct. If you keep your eyes on a scorecard, तो मतलब समझो एक क्रिकेटर है, स्कोर कार्ड को देख के बैटिंग कर रहा है, बॉल को नहीं देख रहा है, करेक्ट, तो क्या होगा? आउट हो जाएगा, बस आउट नहीं होना है। ओके। एंड जैसे हमने आपने आगे बताया पहले कि आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एज ए कोचिंग एज ए ट्रेनर भी उसमें जाते हो, और आप दूसरे हैंड पे जहाँ पे सीईओ को कोच भी करते हो, तो ये दोनों डिफरेंशिएटर है, राइट? तो आपको आई मीन यू डेफिनेटली कोचिंग द पीपल हु सी यू, एंड अगेन जहाँ पे स्टूडेंट उसको कोच कर रहे हो, तो उसमें डिफरेंशिएटर क्या, और उसमें दोनों में कैसे मजा आता है? आई मीन इफ यू कैन बी वन थिंग एज ए गुड आपको कर सकते हो, बट दिस इज ऑल्सो यू आर डूइंग रेगुलरली ऑन दैट। करेक्ट। तो मैं कॉलेजेस में अभी पढ़ाता नहीं, फुल टाइम जॉब की तरह या एक जिम्मेदारी की तरह नहीं लेता, पर जब भी मौका मिलता है कॉलेज में जाके एक पब्लिक सेशन लेना है, इंडस्ट्री इंटरफेस कराना है, उनको नेक्स्ट क्या करना चाहिए उसके लिए गाइड करना है, तो मैं जरूर जाता हूँ। गोइंग टू कॉलेज एक यंग लोगों के साथ रहने में एक ये भी होता है कि आई फील यंग, नेक्स्ट जनरेशन का वाइब्स मुझे पता चलता है, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ तो कि आगे जाके यही लोग ऑफिस में आने वाले। करेक्ट। तीसरा, अगर नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर हम कुछ कर पाते हैं तो हम नेशन के या सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, बिकॉज आगे के 5 साल के बाद यही लोग कैसे काम करेंगे, तो वहां पे मैं इनपुट दे पाता हूँ। और यस, इसमें काफी अंतर है, सीईओ के साथ जो बात करते हैं, स्टूडेंट के साथ बात करते हैं, उसमें एक लेवल डिफरेंस होता है। और कहीं ना कहीं जब मैं जाता हूँ तो मुझे यंग एंटरप्रेन्योर्स भी मिलते हैं, स्टूडेंट के अंदर भी ऐसा होता है जो स्टार्टअप आइडिया लेके बैठे। सो दोनों में अंतर है, हाँ, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है, हाँ। पर अगर मैं ऐसे मानता हूँ कि कोई भी देश को चेंज करना है या कंट्री को ग्रो करना है, तो एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले इम्पैक्ट करना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो एक चीज है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, राइट, और उसको ऑटोमेट करने में, उसको जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने में हेल्प करते हो, तो उस सिचुएशन में उनको जो टेक्नोलॉजी है और आइदर एनी सास प्रोडक्ट और एनीथिंग, वो कितना मायने रखती है और उसको कितना वो हेल्प करती है? मैं हमेशा मानता हूँ कि गाड़ी में दम नहीं होता, गाड़ी चलाने वाले में होता है। आप कितना भी अच्छा CRM ले लो, HRMS ले लो, PMS ले लो, अगर लोग उसको ठीक से यूज नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं। तो मैं आई डोंट एडवोकेट ऑलवेज लाइसेंस सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ अ कंपनी। उनको बोलता हूँ सास चाहिए या खुद का आप बना लो सिस्टम। अगर दोनों नहीं चाहिए, आप एक्सेल पे भी काम कर सकते हो, डेटा स्टूडियो पे बना सकते हो। सो मैं लोगों को उनकी नीड के हिसाब से, पर एक चीज मैं जरूर कराता हूँ कि जो भी सिस्टम आपने डाला है उसको आप यूज करें। तो मैं वो चेक करता हूँ कि लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं। सो बेसिकली यू आर मोर फोकस ऑन द डेटा जो आप इनपुट दे रहे हो और उसका जो रिजल्ट आपको चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, रादर डिसिप्लिन ऑफ यूजिंग डेटा एंड सिस्टम। ओके, सो यू कैन से जो आपने सॉफ्टवेयर बाय किया वो किस पर्पज से किया है, वो क्या यूज हो रहा है, वो आउटपुट वो मिल रहा है कि नहीं, दैट इज अ प्रोसेस आप उसमें इंप्लीमेंट अभी आप समझो कि आपने CRM लिया है, करेक्ट, तो CRM का पर्पस सिर्फ क्लाइंट का डेटा मैनेज करना नहीं, करेक्ट, सिर्फ लीड को मैनेज करना नहीं, या सेल कन्वर्ट हुआ है उसका नहीं, उसका एक्चुअल नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। करेक्ट। तो क्लाइंट का लाइफ टाइम वैल्यू भी मुझे वहीं से मिलना चाहिए। करेक्ट। वो क्लाइंट ने कितनी बार बिजनेस दिया, कितने रेफरेंस दिया, वो भी मुझे मिलना चाहिए। करेक्ट। अगर मैं इस तरह से CRM अप्लाई करूं तो सोचो बिजनेस कहाँ जाएगा। क्या वो प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करने में और वो करने में आप उस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हो कि दैट इज आल्सो योर पार्ट ऑफ द मेरा काम वो सॉफ्टवेयर कैसे कॉन्फ़िगर होगा वहां पे नहीं है। करेक्ट। मेरा काम लोगों का माइंडसेट ठीक करने में, ताकि वो सिस्टम को ठीक से यूज करें। तो ये जो ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करते हो सिर्फ सीईओ के लिए करते हो कि उसकी जो सेल्स की टीम है या एंटायर जो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए? नॉट जस्ट सेल्स टीम, उनका मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, क्लाइंट अकाउंट मैनेजमेंट टीम एंड ओनर, ओके, चारों को कराना पड़ेगा। सो बेसिकली चारों एक सिंक में होना चाहिए, तभी ये इंप्लीमेंट होके आगे बढ़ेगा। मैं इन चारों को एक ही समझता हूँ, वो कंपनी की बिजनेस टीम है। ओके, ग्रेट। सो लेट्स से इफ यू वांट टू चूज इन नेक्स्ट 5 years प्रोडक्ट और सर्विस, उसमें से क्या, आई मीन सो बोथ कर सकते हैं, बट इफ यू सी द ट्रेंड राइट नाउ AI एंड एवरीथिंग, तो आप उसे क्या उसमें चूज करोगे? देखो, हर एक ओनर का बिजनेस करने का स्टाइल है। कुछ लोग हैं जो खुद के पैसे लगा के प्रोडक्ट बनाते हैं और माइनस में चालू करते हैं विथ
होप कि वन डे आई विल मेक मल्टी मिलियन, हम्म आई विल हैव रिकरिंग रेवेन्यू, हम्म तो वो अपनी जगह पे सही है। करेक्ट सर्विस ओनर ऐसा है कि मेरे पास पैसे लगाने के लिए नहीं है, मैं रिस्क टेकर नहीं हूँ, मुझे डे वन से ऑर्डर चाहिए और कंपनी प्रॉफिट में चलाना है, करेक्ट और जैसे कंपनी बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे लोग बढ़ेंगे, तो वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं है। तो मुझे लगता है दोनों दुनिया में रहने वाले हैं। ऐसा मैं चूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास दोनों टाइप के कस्टमर भी है और दोनों टाइप के एंटरप्रेन्योर अपनी अपनी दुनिया में सही है। correct. So basically, you can say based on your need, based on your understanding, or based on your expertise, domain expertise, you can choose either product or either services. मैं ऐसा बोलूंगा कि आप एज ए फाउंडर किस तरह से सोचते हो और आपका पर्सनालिटी किस तरह से, उसके हिसाब से आपका बिजनेस में चूज करो कि सर्विस बिजनेस और प्रोडक्ट बिजनेस। अगर आप रिस्क एवर्स पर्सन हो और प्रोडक्ट चालू किया है और प्रोडक्ट का रिटर्न आने में देर लग रहा है, तो आप प्रोडक्ट बंद कर दोगे। करेक्ट। नेक्स्ट 5 years में जो आपकी कंसल्टिंग फर्म है उसको आप कहाँ ले जाना चाहते हो? व्हाट इज योर विजन फॉर नेक्स्ट 5 years? मैंने ऐसा सोचा है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक यही काम करता रहूं। तो मेरी लाइफ में शायद 5 साल में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। शायद ऐसा हो कि टाइप ऑफ कस्टमर चेंज हो, साइज ऑफ कस्टमर चेंज हो, क्योंकि हर कुछ साल में मैं देख पाता हूँ कि पहले मैं सिर्फ अहमदाबाद में सर्विस देता था, फिर सूरत में, फिर इंडिया में अलग अलग सिटीज में, फिर मेरे पास फॉरेन के भी एजेंसीज के क्लाइंट हैं। तो शायद काम यही करूंगा, शायद स्केल और साइज चेंज हो जाएगा और इसी के आसपास कुछ नया सर्विस या प्रोडक्ट भी मैं शायद लॉन्च करूं, ऐसा भी हो सकता है। पर ये सब एक ही चीज के साथ कनेक्टेड होगा, दिस इज अ कंपनी। ग्रेट। हमने सुना और महसूस भी किया है हमने कि भाई एज अ फाउंडर जो जर्नी होती है लॉन्ली होती है, इट्स वेरी प्रेशर है, बहुत प्रेशर होता है हर एक चीज का, राइट? तो हमें बर्नआउट फील होता है। तो अगर आप चोटी पे खड़े हो तो अकेले ही हो ना। राइट तो वहां पे पहुंचना भी और वहां पे खड़े भी हो, राइट? हाँ। तो जो बर्नआउट फील होता है, तो आपके प्रोसेसेस में और बिजनेस में अगर बर्नआउट फील हो रहा है, हाँ। तब उसके लिए उसको रिमूव करने के लिए और हटाने के लिए क्या करते हो? हाँ, तो उस टाइम पे जब आप समझो कि आपके दिमाग में बहुत सारा फॉग है या फिर आप बर्नआउट फील कर रहे हो एज ए फाउंडर, एक तो एक लोनली प्लेस है, आप किसी को बता नहीं पाओगे। तो जैसे आपके लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त हो गए या कोच होगा, लाइफ कोच होगा, जिसको आप कुछ बता पाते हो। करेक्ट। तो टॉक इट आउट इज द फर्स्ट रेमेडी। तो मैं भी अपने लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनको बताता हूँ कि ये सब हो रहा है, और एक वैलिडेटर की तरह पहले शांति से सुनते हैं और बोलते हैं कहाँ गलत गया हूँ। करेक्ट। दूसरा, जब आप लगता है कि आप बर्नआउट फेस कर रहे हो, यू कैन ऑलवेज टेक अ सबैटिकल और ब्रेक। उस टाइम पे आप जो रूटीन में ऑटो मोड पे कर पा रहे हो उतना ही करो और कुछ नया इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करो, क्योंकि उस टाइम पे आप ऑलरेडी पैनिक मोड में हो। करेक्ट। जब वो पैनिक रिड्यूस हो जाता है या ईज आउट हो जाता है, देन यू कैन स्टार्ट डूइंग कंस्ट्रक्टिव वर्क। बट इन ऑल द कंसीडर करो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और ऐसा है कि धुआंधार स्विंग बॉलिंग चल रही है या बाउंसर आ रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या करो? करेक्ट। तो उस टाइम पे आप वो ओवर निकाल लोगे, डक करेंगे या ओवर निकाल लोगे, आउट नहीं होगे। तो बिजनेस टेस्ट मैच की तरह है, तो वो ओवर खत्म कर लो। एक टाइम आएगा कि नाउ यू फील मोर चार्ज्ड अप, एक ब्रेक हुआ है, अभी ऐसी बॉलिंग आई है जिसपे आप स्कोर कर सकते हो, यू कैन बैट अगेन। सो वत्सल भाई, एक फायर चैट राउंड हो जाए। सो एक ऐसा टूल जिसके बिना आपका दिन स्टार्ट नहीं होता है। पेपर पेन एंड माय डायरी। अब अभी भी पेपर और पेन पे लिख रहे हैं। So I mean, एक फायर चैट था, बट आई हैव टू पोज एंड आई वांट टू आस्क यू, क्या वो डिजिटल पे क्यों नहीं जाके उसको वहां पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और वहां पे क्यों नहीं बना रहे हो? पेपर और डायरी क्यों यूज कर रहे हो? कुछ लोगों का थिंकिंग स्टाइल होता है, तो मेरा थिंकिंग चालू होता है डूडलिंग से। तो अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो साथ में मैं सोच रहा हूँ। तो मेरे लिए जब भी मैं किसी के साथ कंसल्टिंग भी कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो व्हाइट बोर्ड या डायरी के बगैर मेरा प्रोसेस नहीं होता है। तो मेरे लिए सबसे काम का टूल मेरा डायरी और पेन। इंटरेस्टिंग। सो वत्सल भाई, आपको अगर एक दिन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ बनने का मौका मिले। नहीं बनना है सर। ओके, बताइए बताइए। तो उस कौन सी कंपनी चूज करोगे और क्यों? नहीं कर पाऊंगा सर, मेरे बहुत सारे फेवरेट हैं। जैसे मैं 1-to-1 कंसल्टिंग में मैं 9-10 कंपनी में जाता हूँ, ग्रुप ट्यूशन में 65 ओनर्स मिल रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ प्लस और माइनस है। सो मैं ऐसे एक चूज नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप बोलोगे कि एक चूज करना है, तो मैं खुद की ही कंपनी चूज करूँ। A great answer on that. So let's say आपके कैरियर में एक ऐसा फनीएस्ट मोमेंट जो आप अगर बताना चाहो। जब मैं नया कंसल्टिंग चालू किया था, तभी भी मुझे याद है, मैं नवनीत पब्लिकेशन में गया था। उस टाइम पे मैं नॉन आईटी असाइनमेंट लेता था क्योंकि शुरुआत थी। तो वहां पे मैं प्रोसेस री इंजीनियरिंग के लिए गया था।
तो उस टाइम पे मेरी उम्र शायद 27-28 साल थी। वो प्लांट में जाना था तो मैं जीन्स, स्पोर्ट शूज और शर्ट पहन के गया था और मेरे पास लैपटॉप भी थी। तो वहाँ पे जो फॉरमैन थे या सुपरवाइजर थे, उनकी उम्र शायद 50+ होगी। करेक्ट। और मैं उम्र से थोड़ा यंग दिखता था, तब दाढ़ी भी नहीं थी। तो उन्होंने बोला कॉलेज से इंटर्न आए हो और वो आज तक मुझे याद है। और मैंने बोला नहीं, मैं कंपनी का कंसल्टेंट हूँ। और फिर वो हंसा था कि ये कंसल्टेंट कैसे हो सकता है। फिर उन कंपनी के डायरेक्टर आए और उन्होंने बोला ये ऐसे ऐसा काम है। सो वो फनी मोमेंट में हमेशा याद करके हंसता हूँ कि ऐसा भी होता है। So you cannot judge the talent with the age. यस, यू कैन नॉट जज, पर लोग जज करते भी है। तो वो भी एक फैक्ट है। कोई एक कोट जो आपको बहुत इंस्पायर करता है? गुड इज नॉट गुड व्हेन बेटर इज पॉसिबल। ग्रेट। सो आपकी जो जर्नी है उसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर किस चीज का रहा है? बहुत सारे लोगों का। मैं सबसे ज्यादा सीखता हूँ मेरे मेंटीज से, क्योंकि वो हर एक लोग अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट करके वापस आके फीडबैक देते हैं। तो मेरे पास सारे केस स्टडी कलेक्ट होते हैं। दूसरा, मेरी जर्नी में सबसे ज्यादा अगर योगदान है तो मेरे फैमिली का है। मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरे पेरेंट्स। शायद उनकी वजह से सब मैं जो कर रहा हूँ कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो पीछे वो लोग खड़े हैं। और एक दूसरे भाई साहब है जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया था कोचिंग जर्नी चालू करने के, जिनको मैं आज भी कोच बोलता हूँ। सो ऐसे कई लोग हैं जिनका योगदान है, क्योंकि उसके बगैर ये जर्नी हो ही नहीं सकती। अगर वत्सल शाह अभी लेट्स से कोचिंग नहीं देते होंगे तो क्या करते होंगे, कर रहे अगर होंगे? मैं कोचिंग नहीं करता उसका आंसर मेरे पास बहुत क्लियर है, सॉर्टेड भी है। मैं शायद मार्केटिंग एजेंसी चला रहा होता, नॉट डिजिटल मार्केटिंग। कंपनी का ब्रांड पोजिशनिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग और उनको सेल कैसे बढ़ाना, उसकी एजेंसी चलाता। हमारे लिसनर के लिए आपको अगर इंटरेस्टिंग एक कोट देना हो कि जहां पे आपका जो कोट है कि गुड इज नॉट गुड, बेटर इज व्हेन बेटर इज पॉसिबल, व्हेन बेटर इज पॉसिबल, अगर वो याद रखना हो तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वो याद रखने के लिए, याद रखने के लिए तो अगर आप बेटर नहीं बन रहे हो तो आप बासी बन रहे हो। तो बासी लोगों को लोग डस्टबिन में डालते हैं, तो इसलिए बेटर बनना जरूरी है। That was very interesting. Thank you very much, Vatsal bhai, for having here on the show. Thank you It for was- inviting and listening. A great pleasure to talk with you, and I'm sure we learned lots of things from you, and definitely our audience also learned lots of things. I hope our audience liked this candid conversation. Yeah. Thank you very much, Vatsal. Thank you. Thanks for having. Thank you very much for looking the episode till end. अब आपको 3 चीज़ करनी है। पहला, अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए। कमेंट में आप बताइए कि आपको इस एपिसोड में क्या पसंद आया और आपको क्या पसंद नहीं आया है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में उसको इम्प्रूव कर सके। और आप इस एपिसोड को एक इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसको आप इंस्पायर करना चाहते हो।